अभी हाल ही में दुनिया ने एक ऐसी खबर सुनी जिसने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। This terrorist regime can never have a nuclear weapon. Iran's supreme leader is dead, one of the most evil people in history. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of terrible people. ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई उसको मार दिया गया और इस खबर के सामने आते ही पूरी दुनिया में बस एक ही नाम बार बार लिया जाने लगा, इजराइल। Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for the world outside this hall. We are winning. क्योंकि एक बात इजराइल के बारे में बहुत पहले से कही जाती रही है, अगर आपने इजराइल को चोट पहुंचाई, अगर आपने उसके लोगों को टारगेट किया या अगर आपने उसके खिलाफ वॉर छेड़ने की कोशिश भी की तो जवाब जरूर आएगा। भले ही उस जवाब में सालों लग जाएं, भले ही दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, लेकिन इजराइल अपने दुश्मन को कभी छोड़ता नहीं है। इजराइल की स्ट्रेटेजी सिंपल है लेकिन बहुत खतरनाक है। लेकिन सवाल अब ये है कि इतना छोटा सा देश वो इतनी रूथलेस रिटेलिएशन स्ट्रेटेजी तक पहुंचा कैसे? क्यों इजराइल का पूरा नेशनल माइंडसेट इस आइडिया पर टिका हुआ है कि दुश्मन को सिर्फ हराना नहीं है, उसका समूल विनाश कर देना है, उसे जड़ से खत्म कर देना है। आखिर इजराइल हर दुश्मन से बदला ले कैसे लेता है? और इसमें सबसे मेन बात ये कि भारत इससे सीख क्या सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, आज अगर आप दुनिया के नक्शे पर इजराइल को देखें तो आपको एक छोटा सा देश दिखाई देगा, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। मिलिट्री पावर हो, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो या फिर रिटेलिएशन कैपेबिलिटी हो, हर मामले में इजराइल अलग कैटेगरी में दिखाई देता है। लेकिन सवाल यह है कि एक इतना छोटा सा देश इतना रूथलेस और इतना डिटरमिन्ड कैसे बन गया? क्यों इजराइल का एक बेसिक रूल बन गया कि अगर कोई उस पर हमला करेगा तो वो जवाब जरूर देगा। देखिए, इस माइंडसेट की जड़ें आज की पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि हिस्ट्री में छुपी हुई हैं और ये कहानी शुरू होती है ईस्टर्न यूरोप के एक छोटे से गांव से। 1886 में पोलैंड के प्लॉन्स्क नाम के शहर में डेविड बिन गुरियन का जन्म होता है। उस समय पोलैंड रशियन एम्पायर का एक हिस्सा होता था और ईस्टर्न यूरोप में ज्यूज की हालत बहुत खराब थी उस समय। यूनिवर्सिटीज में एडमिशन्स लिमिटेड होते थे, गवर्नमेंट जॉब लगभग बंद थी उनके लिए और कई जगह उनको घैटोज में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी पॉग्रॉम्स। पॉग्रॉम का मतलब होता था ऑर्गेनाइज्ड मॉब वायलेंस। अचानक से एक भीड़ आती थी, जूइश घरों को तोड़ देती थी, शॉप्स को लूट कर ले जाती थी और लोगों को भी मार देती थी। 1903 में किशिनेव पॉग्रॉम हुआ जिसमें दर्जनों जूस मारे गए और हजारों घायल हो गए। इस घटना ने पूरी जूइश कम्युनिटी को हिला दिया। लोगों को समझ में आने लग गया था कि यूरोप में रहकर परमानेंट सेफ्टी शायद पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसी समय ज़ायनिज्म नाम का एक मूवमेंट तेजी से फैल रहा था। इसका सिंपल आइडिया था कि जूस को अपनी सिक्योरिटी के लिए अपना एक होमलैंड चाहिए। थियोडोर हार्जी की किताब देयर जुडेनस्टाट ने इस मूवमेंट को और ज्यादा मोमेंटम दे दिया था। हार्जी का आर्गुमेंट साफ था कि अगर जूस हर देश में माइनॉरिटी में रहेंगे तो ये नरसंहार का दौर कभी खत्म नहीं होगा और इसी सोच से इंस्पायर्ड होकर कई यंग जूस फिलिस्तीन जाने लग गए। 1906 में डेविड बिन गुरियन भी ऑटोमन रूल्ड फिलिस्तीन पहुंच गए, लेकिन वहां कोई डेवलप्ड होमलैंड नहीं था, बंजर जमीन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कमजोर था और सेटलमेंट्स बहुत छोटे छोटे थे। बेसिकली वहां पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल था और इसी दौरान ज्यूइश सेटलर्स ने समझा कि अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो सेल्फ डिफेंस और टेक्नोलॉजी जरूरी है उनके लिए, क्योंकि पूरी दुनिया बस पावर को रिस्पेक्ट करती है। जो देश रिसर्च करेगा, नई टेक्नोलॉजीज अपनाएगा, उसी को बेनिफिट होगा। एंड एआई आज की डेट में ऐसी ही टेक्नोलॉजी है। कई कंपनीज एआई का यूज करते हुए अपने बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हैं। कई वर्किंग प्रोफेशनल्स एआई यूज करके अपने करियर में ग्रोथ ला पा रहे हैं। और भाई साहब, इसीलिए बता रहा हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है। आप भी इस एआई फील्ड का हिस्सा बन सकते हैं बाय जॉइनिंग अ 2-day लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि इस हफ्ते सैटरडे और संडे को सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक होगा। वैसे तो इस ट्रेनिंग की फीस 10,000 रुपए है, लेकिन हमारे वीडियो पार्टनर आउटस्किल इसको आपके लिए फ्री में लेकर आए हैं। इस 16 घंटे की ट्रेनिंग में आप 10 से ज्यादा टूल्स के साथ एक पर्सनल एआई टूल किट बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को मास्टर करना, रिपीटेटिव टास्क को बिना किसी कोड के ऑटोमेट करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाना, इमेजेस,
वीडियोस बनाना और एआई एजेंट डेवलप करना सीख जाएंगे। कंपनी के क्लेम के अनुसार 40 से ज्यादा देशों से 1 करोड़ से ज्यादा प्रोफेशनल इस ट्रेनिंग को अटेंड कर चुके हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड से हों, या तो आप कोर टेक्निकल फील्ड से हों या फिर किसी नॉन टेक्निकल फील्ड से भी हों, ये फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है। आपके करियर को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए और एआई को समझने के लिए है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और ट्रेनिंग के लिए साइन अप कीजिए, क्योंकि भाई साहब गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती है। एनीवेज, पूरी दुनिया से यहूदी फिलिस्तीन के एरिया में तो आते रहे, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं था और इसी कारण से 1909 में हैशोमर नाम का एक डिफेंस ग्रुप बनाया गया जो सेटलमेंट्स की सुरक्षा करता था और यहीं से ऑर्गेनाइज्ड स्टाफ डिफेंस की शुरुआत हुई। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया और फिलिस्तीन ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। इस पीरियड को ब्रिटिश मैंडेट कहा जाता है। इसी पीरियड में ज़ायनिस्ट लीडर्स ने स्टेट बनने का इंतजार करने के बजाय अपने इंस्टीट्यूशंस बनाना शुरू कर दिया। 1920 में हिस्टाड्रूट बना जो कि इकोनॉमिक सिस्टम्स को मैनेज करता था। हागना मिलिशिया बनी जो बाद में इजराइल डिफेंस फोर्सेस की फाउंडेशन बनी। इसी के साथ जूइश एजेंसीज डिप्लोमेसी और इमिग्रेशन भी हैंडल करने लगी। लेकिन इन सब चीजों के होने से टेंशन्स भी बढ़ने लगी थी। अरब पॉपुलेशन ज़ायनिस्ट इमिग्रेशन से नाराज थी। 1929 में हेब्रॉन राइट्स हुए जिसमें कई जूज मारे गए। इससे क्लियर हो गया था कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन इसके विपरीत यूरोप में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। 1933 में अडोल्फ हिटलर जर्मनी में सत्ता में आया और एंटी जूइश लॉज लागू करने लग गया। 1938 से जूस के मास पोग्राम्स चालू हो गए और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हॉलोकॉस्ट में लगभग 6 मिलियन जूस 60 लाख जूस को मार दिया गया। हॉलोकॉस्ट ने ज़ायनिस्ट मूवमेंट को एक ब्रूटल रियलिटी दिखा दी थी। अगर जूस के पास अपना स्टेट नहीं होगा तो उनका फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहेगा। और इसी कारण से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा, जिसके जवाब में 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन को डिवाइड करने का प्लान बनाया। जूइश लीडरशिप ने इस डिवीजन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब लीडर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। 14 मई 1948 को तेल अवीव में डेविड बिन गुरियन ने इजराइल के क्रिएशन का डिक्लेरेशन कर दिया, लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा दिन नहीं चल पाया क्योंकि अगले ही दिन इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान की आर्मीज ने इजराइल पर हमला कर दिया था। एक अभी अभी पैदा हुआ देश जिसे ऑफिशियली बने कुछ घंटे हुए थे, अचानक से 5 आर्मी से घिर चुका था और यहीं से इजराइल की सर्वाइवल की असली परीक्षा शुरू हुई। देखिए, जब इजराइल बना तो टेक्निकली वो एक नया देश था, लेकिन प्रैक्टिकली वो जन्म लेते ही ना युद्ध में फंस चुका था। 14 मई 1948 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने तेल अवीव में इजराइल के क्रिएशन की डिक्लेरेशन कर दी। लेकिन ये घोषणा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अगले ही दिन आसपास के अरब देशों ने अपनी अपनी आर्मी भेजी और बॉर्डर पार करके वो आर्मी इजराइल में घुस गई। इजिप्ट साउथ से आया, जॉर्डन ईस्ट से आया, सीरिया नॉर्थ से आया और इराक ने भी अपने ट्रूप्स भेज दिए। इन सभी देशों का ऑब्जेक्टिव साफ था, इजराइल को शुरुआत में ही खत्म कर देना। उस समय इजराइल की पॉपुलेशन लगभग 8 लाख थी। आर्मी अभी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज भी नहीं थी, हथियारों की बहुत भारी कमी थी और कई सोल्जर्स, उनके पास तो बेसिक राइफल भी नहीं थी। लेकिन सर्वाइवल का सवाल था, इसीलिए पीछे हटने का ऑप्शन ही नहीं था। 1948 का अरब इजराइल वॉर लगभग 1 साल तक चला। शुरुआत में इजराइल डिफेंसिव पोजीशन में था, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन ना बदलने लगती है और यूरोप से हॉलोकॉस्ट के जो सर्वाइवर्स थे वो इजराइल में आने लगते हैं। उनमें से कई सीधे आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। हथियार सीक्रेटली इंपोर्ट कराए जाते हैं। पुराने मिलिशिया ग्रुप्स जैसे हागना, इरगुन और लेही, इनको मर्ज करके एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बनाई जाती है और इस आर्मी को ना इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF कहा जाता है। 1949 तक आते आते इजराइल ने केवल अपनी टेरिटरी नहीं बचाई, बल्कि UN पार्टीशन प्लान से ज्यादा जमीन अपने कंट्रोल में ले ली। यहां से ना इजराइल ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझ ली थी, अगर सर्वाइवल चाहिए तो सिर्फ डिफेंस काफी नहीं है, अटैक करने वाले को ऐसा जवाब देना होगा कि अगली बार हमला करने से पहले 10-12 बार तो सोचे। इसी सोच से रिटेलिएशन डॉक्ट्रिन की शुरुआत हुई। 1950s में बॉर्डर टेंशन्स लगातार बढ़ रहे थे। गाजा स्ट्रिप उस समय ना इजिप्ट के कंट्रोल में हुआ करता था और वहां से फिदाइन फाइटर्स वो बार बार इजरायली विलेजेस में घुस घुस कर अटैक किया करते थे। ये अटैक बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन लगातार होते रहते थे। कभी फार्मर्स को मार दिया जाता, कभी बसेस पर हमला हो जाता, कभी बॉर्डर सेटलमेंट्स में इन्फिल्ट्रेशन हो जाती। कई देशों में ऐसे अटैक्स के बाद ना सरकार केवल प्रोटेस्ट किया करती थी, लेकिन इजराइल अलग था। इसने अलग ही रास्ता चुन लिया। प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन और मिलिट्री लीडर्स ने डिसाइड किया कि हर एक अटैक का
जवाब दिया जाएगा। सिर्फ डिफेंस नहीं, डायरेक्ट रिटेलिएशन की जाएगी और इसी स्ट्रेटेजी के तहत स्पेशल कमांडो यूनिट्स बनाई गई। इस कमांडो यूनिट का बेसिक काम पता है क्या था? क्रॉस बॉर्डर रेड करना और अटैकर्स को उनके बेसिस पर जाकर खत्म कर देना। 1953 में यूनिट 101 नाम की एक स्पेशल फोर्स बनाई जाती है और इसे ना एरियल शेरॉन लीड कर रहे थे। ये जो यूनिट थी ये एनिमी की टेरिटरी में घुसकर टारगेटेड रेड किया करती थी। इन ऑपरेशन का मैसेज जो था वो साफ था, अगर इजराइल पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, आपके घर में घुस के मारा जाएगा। लेकिन मिडिल ईस्ट की जो टेंशन्स थी वो यहाँ पे नहीं रुकती हैं। 1956 में सिचुएशन अचानक से एस्केलेट हो जाती है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नाज़र वो सुएज कनाल को नेशनलाइज कर देते हैं और इससे पता है क्या होता है? इससे ब्रिटेन और फ्रांस नाराज हो जाते हैं क्योंकि कनाल उनके ट्रेड रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी दौरान इजिप्ट ने गाजा में फिदाइन ग्रुप्स को ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इससे पता है क्या हुआ? इससे इजराइल के सदर्न टाउन्स के ऊपर अटैक्स बढ़ने लगे। फिर अक्टूबर 1956 आता है और इजराइल एक बहुत बोल्ड मिलिट्री मूव लेता है। इजरायली आर्मी ने अचानक सिनाई पेनिनसुला पर अटैक कर दिया। ये ऑपरेशन इतनी तेजी से एग्जीक्यूट हुआ कि इजिप्शियन फोर्सेस को संभलने का भी मौका नहीं मिला। कुछ ही दिनों में इजराइल ने पूरा सिनाई पेनिनसुला कैप्चर कर लिया और गाजा स्ट्रिप के ऊपर भी अब इजराइल का कंट्रोल हो चुका था। हालांकि इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसकी वजह से इजराइल को बाद में सिनाई से विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन इस वॉर ने ना एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे दिया था, अगर इजराइल को थ्रेट महसूस होगा तो वो वेट नहीं करेगा। इसी समय इजराइल की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज बहुत तेजी से डेवलप हो रही थी। मुसाद 1949 में बन चुकी थी और 1950s में इसका जो रोल था और इसका जो इम्पोर्टेंस थी वो बढ़ने लगी थी। मुसाद का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं था, बल्कि थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें न्यूट्रलाइज करना भी था। धीरे धीरे इजराइल की जो मिलिट्री थी और इंटेलिजेंस एजेंसीज थी ये कोऑर्डिनेटेड सिस्टम की तरह काम करने लगती हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में टेंशन्स लगातार बढ़ती जा रही थी। 1960s की शुरुआत तक अरब वर्ल्ड ओपनली इजराइल के खिलाफ मोबिलाइज हो रहा था। इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ये ओपनली वॉर की बातें करने लगे थे। 1967 आते आते सिचुएशन एक्सप्लोजिव हो चुकी थी। इजिप्ट ने सिनाई में मैसिव ट्रूप डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया था। यूएन पीस कीपर्स को निकाल दिया गया था और सबसे इंपॉर्टेंट कदम यह था कि नासिर ने स्ट्रेट टू टायरन ब्लॉक कर दिया था। स्ट्रेट टू टायरन इजराइल के शिपिंग रूट के लिए लाइफलाइन हुआ करता था और इसे ब्लॉक करना प्रैक्टिकली वॉर का डिक्लेरेशन जैसा था। इजराइल के लीडर्स को समझ में आ चुका था कि अगर उन्होंने वेट किया तो शायद कई आर्मीज एक साथ अटैक कर सकती हैं। इसीलिए जून 1967 में इजराइल ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने मिडिल ईस्ट का मैप ही बदल कर रख दिया। उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने पहले हमला कर दिया और इसके बाद जो हुआ उसने दुनिया को यह दिखा दिया कि इजराइल की रिटेलिएशन डॉक्ट्रिन सिर्फ थियोरी नहीं है बल्कि बैटलफील्ड रियलिटी बन चुकी है। देखिए 1967 की वॉर के बाद दुनिया को साफ दिखाई देने लगा था कि इजराइल सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहता, वो अपने दुश्मनों को डेटरेंस का मैसेज भी देना चाहता है। 6 डे वॉर में इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों के अंदर इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और सीरिया से गोलान हाइट्स को छीन लिया था। अरब वर्ल्ड के लिए एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट थी, लेकिन इसके बाद भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ, बल्कि मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब एक नए फेज में प्रवेश कर चुकी थी, क्योंकि ट्रेडिशनल वॉर्स के साथ अब टेररिज्म भी बढ़ने लग गया था। 1960 और 1970 के दशक में कई फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स ग्रुप सामने आ गए। इन ग्रुप्स में सबसे प्रोमिनेंट था ब्लैक सितंबर और इन ग्रुप्स की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर थी कि इजराइल को बैटलफील्ड में हराना मुश्किल था, इसीलिए इंटरनेशनल स्टेज पर इजराइल को टारगेट करो और अटैक करो। और फिर 1972 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इजराइल को पूरी दुनिया के सामने एक अलग ही तरीके की रिटेलिएशन स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। और यह घटना थी 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स। जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक गेम्स चल रहे थे, दुनिया भर के एथलीट्स वहां पर आए हुए थे। लेकिन 5 सितंबर की सुबह ब्लैक सितंबर के 8 मिलिटेंट्स ओलंपिक विलेज में घुस गए और इजरायली एथलीट्स को हॉस्टेज बना लिया। उन्होंने 11 इजरायली एथलीट्स को बंधक बना लिया था और डिमांड रखी थी कि इजराइल वाले अपनी जेल से फिलिस्तीन के प्रिजनर्स को बाहर निकाले, रिलीज कर दें। और यहीं से सिचुएशन हाथ से बाहर चली गई। जर्मनी की पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की, लेकिन प्लानिंग उनकी बहुत कमजोर थी। रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो गया था और इस फेलियर के बाद
सभी 11 के 11 इजरायली एथलीट्स को मार दिया गया था। म्यूनिक में हुए इस नरसंहार ने इजराइल को भौंचक्का कर दिया था, लेकिन इसके बाद इजराइल ने सिर्फ कड़ी निंदा नहीं की। प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में एक डिसीजन लिया गया जिसने आने वाले सालों तक दुनिया भर में मोसाद ऑपरेशंस की दिशा को तय कर दिया। इस ऑपरेशन को अनऑफिशियली ऑपरेशन रेथ ऑफ वॉर कहा गया, जिसका गोल बिल्कुल सिंपल था, म्यूनिक अटैक में इन्वॉल्व हर व्यक्ति को ढूंढना और एलिमिनेट करना। इसके बाद मोसाद ने यूरोप और मिडिल ईस्ट में अपना एक्सटेंसिव इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया। एजेंट्स ने सेफ हाउसेज ट्रैक किए, फाइनेंशियल रूट को ट्रेस किया और मिलिटेंट्स की आइडेंटिटी को कंफर्म किया। और इसके बाद एक एक दोषी को चुन चुन कर मारा गया। रोम, पेरिस, साइप्रस, एथेंस, बरूत, कई शहरों में मोसाद की टीम चुपचाप ऑपरेट करने लगी। जिन लोगों ने म्यूनिक में होने वाले आतंकवाद को प्लान किया था या सपोर्ट किया था, उन्हें एक एक करके एलिमिनेट किया जा रहा था। कई ऑपरेशन तो भयंकर रूप से प्रिसाइज थे। इसके बाद 1973 में बैरूत में एक भयंकर साहसी रेड की गई, जिसे ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ कहा गया। इजराइल के कमांडोज चुपचाप लेबनान के कैपिटल में घुसे और पीएलओ लीडरशिप के काफी मेंबर्स को वहीं के वहीं एलिमिनेट कर दिया। इन ऑपरेशंस का मैसेज सिर्फ आतंकवादियों को नहीं, बल्कि पूरे रीजन को दिया जा रहा था कि अगर इजरायली सिविलियंस को टारगेट किया गया तो जवाब कहीं से भी आ सकता है। लेकिन इजराइल का रिटेलिएशन सिर्फ आतंकवादियों की छाती में गोली ठोकने तक नहीं था। 1976 में एक और भयंकर ड्रामेटिक इवेंट हुआ। एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 एथेंस से पेरिस जा रही थी, जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने और जर्मनी के आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया और हाईजैक करने के बाद उस प्लेन को उतारा गया युगांडा में। युगांडा के डिक्टेटर ईदी अमीन ने हाईजैकर्स को सपोर्ट किया। हाईजैकर्स ने इजरायली और जूइश पैसेंजर्स को बाकी लोगों से अलग कर दिया और डिमांड रखी इजराइल के सामने कि फिलिस्तीन के प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए। अब यह सिचुएशन भयंकर रूप से कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि यह स्थान जहां पर हवाई जहाज को हाईजैक करके ले जाया गया था वो इजराइल से लगभग 4000 किलोमीटर दूर था। लेकिन इजराइल ने सरेंडर करने की जगह एक बोल्ड प्लान बनाया। 4 जुलाई 1976 की रात इजरायली कमांडोज सीक्रेटली युगांडा पहुंच गए। ऑपरेशन बेहद रिस्की था, लेकिन सिर्फ 90 मिनट के अंदर कमांडोज जो थे वो एयरपोर्ट के अंदर घुसे, हाईजैकर्स को मारा और 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिया। इस मिशन को ऑपरेशन एंटाबे कहा गया, क्योंकि ये एयरपोर्ट एंटाबे नाम के शहर में था। ये ऑपरेशन पूरी दुनिया में फेमस हो गया, क्योंकि इतनी दूर जाकर रेस्क्यू मिशन एग्जीक्यूट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था उस समय। इसी दौरान इजराइल ने एक और कंट्रोवर्शियल लेकिन डिसाइसिव स्टेप उठाया। 1981 में इराक का डिक्टेटर सद्दाम हुसैन सीक्रेटली न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप कर रहा था। इसे औसिराक रिएक्टर कहा जाता था। इजराइल को डर था कि अगर इराक न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो मिडल ईस्ट का बैलेंस पूरी तरीके से बदल जाएगा। और इसीलिए 7 जून 1981 को इजरायली एयरफोर्स ने एक सरप्राइज एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी, ऑपरेशन ऑपरा। इस ऑपरेशन में 8 इजरायली फाइटर जेट्स इराक के अंदर डीप स्ट्राइक करते हुए औसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर आए थे। उस समय कई कंट्रीज ने इजराइल को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन बाद में जब सद्दाम हुसैन की एम्बिशन सामने आई थी तो कई एनालिस्ट ने माना था कि इजराइल ने पोटेंशियल न्यूक्लियर थ्रेट को अर्ली स्टेज में न्यूट्रलाइज कर दिया था। इन सभी दशकों में एक पैटर्न साफ दिखाई देने लगा था कि इजराइल सिर्फ अटैक्स का जवाब नहीं देता है, वो थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है। और इसी अप्रोच ने इजराइल को एक रेपुटेशन दी। अगर कोई इजरायली सिविलियन को टारगेट करेगा तो जवाब सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन 21वीं सेंचुरी में कॉन्फ्लिक्ट का नेचर फिर से बदल गया। अब सामने सिर्फ मिलिटेंट ग्रुप्स नहीं थे, अब कॉन्फ्रंटेशन धीरे धीरे एक बड़े रीजनल पावर के साथ बढ़ने लगा था। और अब यह युद्ध मिडल ईस्ट के सबसे पावरफुल आइडियोलॉजिकल लीडर तक पहुंचने वाला था। देखिए, 20वीं सेंचुरी तक इजराइल ने यह साफ कर दिया था कि अगर उसके नागरिकों पर हमला होता है तो जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन 21वीं सेंचुरी में मिडिल ईस्ट की जो लड़ाई थी वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। अब सिर्फ मिलिटेंट ग्रुप्स नहीं थे, अब पूरे रीजन में ना प्रॉक्सी नेटवर्क्स बन चुके थे। हिजबुल्लाह लेबनान में एक्टिव था, हमास गाजा में पावर में था, और इन दोनों के पीछे ईरान का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इजराइल के लिए सिर्फ बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया था, ये एक लेयर्ड सिक्योरिटी चैलेंज बन चुका था। साल 2000 के बाद गाजा से रॉकेट अटैक्स लगातार बढ़ने लगते हैं। हमास ने शॉर्ट रेंज रॉकेट से लेकर लॉन्गर रेंज प्रोजेक्टाइल्स तक सब कुछ डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था। कई बार इजरायली सिटीज जैसे एश्केलॉन, स्देरोत या फिर तेल अवीव, इन तक रॉकेट्स पहुंचने लगे थे। इसके जवाब में इजराइल ने ट्रेडिशनल रिटेलिएशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। 2011 में इजराइल ने आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया। यह सिस्टम इनकमिंग रॉकेट्स को एयर में इंटरसेप्ट कर सकता था।
अगले कुछ सालों में हजारों रॉकेट्स इंटरसेप्ट किए गए। तो इसमें पहली लेयर थी डायरेक्ट मिलिट्री रिस्पांस। जब भी गाजा से रॉकेट्स आते, इजराइल टारगेटेड एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर देता। हमास के कमांडेंट सेंटर्स, रॉकेट लॉन्च साइट्स और टनल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता। फिर दूसरी लेयर थी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की। मोसाद और शिन बेट ने मिलकर मिलिटेंट लीडर्स को ट्रैक करने के लिए ग्लोबल इंटेलिजेंस नेटवर्क बिल्ड किया। कई हमास कमांडर्स टारगेटेड स्ट्राइक्स में एलिमिनेट कर दिए गए। कई ऑपरेशंस इतने प्रिसाइज होते थे कि पूरी की पूरी प्लानिंग कई महीनों तक चलती थी। फिर इसके बाद तीसरी लेयर आती है और तीसरी लेयर थी स्ट्रैटेजिक डेटरेंस की। इसका मतलब था कि थ्रेट्स को अर्ली स्टेज में न्यूट्रलाइज करना है। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फोकस धीरे धीरे ईरान पर शिफ्ट होने लगा था। ईरान ओपनली इजराइल के डिस्ट्रक्शन की बातें करता रहता था। ईरानियन लीडरशिप बार बार वाइप इजराइल ऑफ द मैप, वाइप इजराइल ऑफ द मैप जैसे स्टेटमेंट्स दिया करती थी। साथ ही ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को फंडिंग और वेपन्स दोनों ही चीजें प्रोवाइड कर रहा था। फिर इसमें सबसे बड़ा कंसर्न था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 2000s में ना इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये आने लगी थी कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता है तो इजराइल की सिक्योरिटी पूरी तरीके से खतरे में पड़ जाएगी और इसीलिए इजराइल ने एक मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी शुरू की। सबसे पहले साइबर वॉरफेयर। 2010 में स्टक्सनेट नाम का एक मॉलवेयर ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज में डिटेक्ट होता है। ये जो साइबर वेपन था ना, ये सेंट्रीफ्यूगस को सैबोटेज करने के लिए डिजाइन किया गया था। एनालिस्ट का मानना ये है कि इस ऑपरेशन में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ही इन्वॉल्व थे। इसके अलावा ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में एलिमिनेट होने लगते हैं। तेहरान की स्ट्रीट्स में कार बॉम्ब्स, टारगेटेड असैसिनेशन के इंसिडेंट्स सामने आने लगते हैं। इन ऑपरेशंस का गोल क्लियर था, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्लो करना। लेकिन मिडिल ईस्ट की टेंशंस यहां पर भी नहीं रुकती हैं। 2020 तक आते आते इजराइल और ईरान के बीच में कन्फ्रंटेशन ओपनली सामने आने लगते हैं। सीरिया में ईरानियन बेसेस बन रहे थे और हिजबुल्लाह एडवांस्ड वेपन्स कलेक्ट कर रहा था। इजराइल ने सीरिया में डजन्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स करके ईरानियन वेपन्स शिपमेंट को डिस्ट्रॉय ही कर दिया। लेकिन इस कन्फ्रंटेशन का सबसे ड्रामेटिक मूवमेंट तब आता है जब इजरायली इंटेलिजेंस ने ईरान की टॉप लीडरशिप तक अपनी पहुंच बना ली। ईरान की पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल लीडरशिप का सेंट्रल फिगर था सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई। कई दशकों से ईरान इजराइल को एग्जिस्टेंशियल एनिमी मानता रहा है। खामनेई ओपनली इजराइल के डिस्ट्रक्शन की बातें किया करता था और रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट भी किया करता था। लेकिन रिटेलिएशन डॉक्ट्रिन का लॉजिक हमेशा एक ही रहा है, थ्रेट जितना बड़ा होगा जवाब भी उतना ही बड़ा होगा। और अभी जो हुआ वो इसका जीता जागता उदाहरण है। इजरायली फोर्सेस ने कई सालों तक ईरानियन लीडरशिप के नेटवर्क्स को क्लोजली मॉनिटर किया। साइबर इन्फिल्ट्रेशन, ह्यूमन इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस, इन सब के जरिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई और फिर अमेरिका के साथ मिलके एक ऑपरेशन के दौरान खामनेई को एलिमिनेट कर दिया गया। मैसेज वही था जो इजराइल डेकेड से देता आया है। अगर कोई देश या कोई लीडर ओपनली इजराइल के डिस्ट्रक्शन की प्लानिंग करेगा तो जवाब कहीं भी हो, कभी भी हो, आएगा जरूर। और यही वजह है कि आज इजराइल की स्ट्रेटेजी दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट्स के लिए ना एक स्टडी ऑफ सब्जेक्ट बन चुकी थी। छोटा सा देश होने के बावजूद इजराइल ने एक ऐसा डेटरेंस मॉडल बना लिया जिसमें डिप्लोमेसी के साथ साथ रिटेलिएशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और शायद इसी कारण मिडिल ईस्ट में कई बार टेंशन बढ़ने के बावजूद इजराइल की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लगातार सर्वाइव करती रही है। क्योंकि इजराइल के लीडर्स के लिए एक बात शुरू से साफ रही है, सर्वाइवल कोई ऑप्शन नहीं है, नेसेसिटी है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय ना कमेंट्स में अवश्य लिखिए। बाकी आउटस्किल द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रही 2-डे लाइव एआई प्रोग्राम को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।